अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने लास्ट आर्टिकल्स में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें पता चल गया कि बॉडी अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर डिफरेंट ट्रैक को फॉलो करती है। अगर बॉडी ए सी बी में जाए या बॉडी ए डी सी में ए डी बी में हो या फिर ए से डायरेक्ट बी में हो, किसी भी ट्रैक में हो, वर्क इसका सेम होता है -mgh, यानी वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग हॉरिजेंटली, इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग हॉरिजेंटली इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ज़ीरो। हम इसको समझते हैं ये पहले कि ये ज़ीरो कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी हॉरिजेंटली मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी कैसे मूव कर रही है, बॉडी हॉरिजेंटली मूव कर रही है। इट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में, और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। एफ जी इज इक्वल्स टू एम एंड जी, और एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। वर्क का फार्मूला हमें पता है कि वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं। और अगर हम वैल्यू पुट करते हैं एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री पुट करोगे तो कॉज 90 का आंसर ज़ीरो होता है। जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी, तो वर्क हमारा ज़ीरो आ जाएगा। इससे पता चलता है कि इफ द बॉडी इज मूविंग हॉरिजेंटली इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ज़ीरो। दैट्स वाई हम जब बॉडी को ए से लेकर सी की तरफ मूव करवाते हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, देन वर्क ज़ीरो है। इधर भी हमारा वर्क ज़ीरो है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये तो बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड की बात हो रही है इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज -mg। देखिए स्टूडेंट्स, अभी बॉडी हमारी जो है वो सी से लेके बी की तरफ मूव कर रही है। तो बॉडी सी के से लेके बी की तरफ मूव करेगी, हमारा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा, हमारी फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होती है। 180 डिग्री इनके दरमियान एंगल आएगा। तो इस केस को समझते हैं, हमारा वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स तो हमारी एम जी है, क्योंकि हमारी फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है। डी हमारा डिस्प्लेसमेंट एच के इक्वल है, और कॉज हमारा जो है वो 180 डिग्री, और कॉज 180 डिग्री हमारा स्टूडेंट्स -1 के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं -mg और एच के इक्वल आएगा। इट मीन्स देखिए, अब अगर वर्टिकली अपवर्ड केस होगा तो -mgh के इक्वल आएगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, वर्टिकली डाउनवर्ड, इफ द बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, देखते हैं हम लोग। वर्टिकली डाउनवर्ड है, अगर बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करे, बॉडी बी से लेकर सी की तरफ मूव करेगी, देन उसकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कवर हो रहा है, यहाँ पे एच हमारा जो है वो डाउनवर्ड है। फोर्स हमारी ऑलवेज डाउनवर्ड है, इनके दरमियान एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है। अगेन हम वर्क चेक करते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ एंगल थीटा आएगा। अगर हम वैल्यू पुट करें, वर्क फोर्स की वैल्यू एम एंड जी, डी की वैल्यू हमारा डिस्प्लेसमेंट एच के इक्वल है तो एच आएगा, और कॉज ऑफ एंगल 0 डिग्री आएगा। कॉज 0 हमारे पास 1 होता है स्टूडेंट्स, से ये हमारे पास +mgh के इक्वल आएगा। अगर बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है, अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, बॉडी बी से सी की तरफ मूव करती है, तो ये हमारा वेक्टर रिवर्स हो जाएगा। तो ये 180 नहीं रहेगा, ये हमारा 0 डिग्री आएगा। कॉस 0 डिग्री 1 आएगा, तो +mgh के इक्वल आएगा। अब हमारा लास्ट फोर्थ क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें देखिए, हमारी बॉडी क्लोज पाथ में मूव कर रही है। इफ द बॉडी इज मूविंग इन क्लोज पाथ इन अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ज़ीरो। अब इसको समझते हैं। इसी क्वेश्चन में जस्ट हमने हॉरिजेंटली को मूव करवा दे, रिप्लेस करवा देंगे क्लोज पाथ से। अब इसके लिए हमें यहाँ से देखते हैं, जब बॉडी ए से लेके डी में मूव करेगी, देन क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा, फोर्स डाउनवर्ड है। इट मीन्स जब हमारा डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा, बॉडी अपवर्ड मूव करेगी, देन हमारा वर्क क्या होगा, जब वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगी -mg होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -m एंड g और h के इक्वल आ गया।
इसी तरीके से जब बॉडी हमारी डी से बी में मूव करेगी, बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, फोर्स डाउनवर्ड है, एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारा वर्क ज़ीरो आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास वर्क ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है बी से लेके सी में जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी, तो जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो हमारा ये वाला केस हो जाएगा, इसमें प्लस mgh आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड में प्लस mgh के इक्वल आएगा, प्लस mg और h के इक्वल। अगेन बॉडी अगर सी से ए में वापस आए इनिशियल पोजीशन पे, तो अगेन हमारी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, फोर्स डाउनवर्ड है, एंगल 90 डिग्री है। जब एंगल 90 डिग्री होता है देन हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जो है वो वर्क हमारे पास जीरो होता है, देन यहाँ पे जीरो आएगा और ये हमारी दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, टोटल वर्क हमारे पास से जीरो आ गया। इट मीन्स ये हमारा अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये वाला है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हमें एक कंडीशन हमने पहले पढ़ रखी है कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। आप इस पाथ से चले जाओ, आप इस पाथ से चले जाओ, आप इस पाथ से चले जाओ, वर्क ऑलवेज रिमेन सेम माइनस mgh के बराबर होता है। अब सेकंड कंडीशन एक और पता चलेगी कि इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क इन क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो, वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज ज़ीरो। अब फोर्सेस हमारी स्टूडेंट्स कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती हैं? अब इसमें जो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी कौन कौन सी फोर्स, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। सेकेंडली हमारी जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स अमल कर रही होती है, इलास्टिक स्प्रिंग में जो फोर्स होती है स्प्रिंग फोर्स, ये भी हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है। एक हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर जो फोर्स अमल करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है। इसको याद रखने के लिए जस्ट एक हिंट याद रख लें, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एनर्जी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। देखें कैसे, हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एनर्जी जो है वो बॉडी एनर्जी जो है वो गेन कर सकती है, एनर्जी स्टोर हो सकती है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे से ऊपर से की तरफ ऐसे शिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है। अब उसके बाद स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग को आप प्रेस करते हो, खींचते हो, दबाते हो तो उस वक्त भी इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लेके आएंगे, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं, लेकिन अगर आप उसको ज़बरदस्ती उसके पास लेके आओगे तो आप उसके ऊपर वर्क करोगे, वो वर्क उसके अंदर एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। जो उसके अंदर एनर्जी बनेगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है, स्प्रिंग के केस में भी एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वहाँ भी एनर्जी स्टोर होती है। इट मीन्स जहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है वो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन हमारी फ्रिक्शन फोर्स है वहाँ पे एनर्जी स्टोर नहीं होती है, हमारी एनर्जी लॉस होती है, वो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में हमारी एनर्जी स्टोर होने की कैपेसिटी है। कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड जो फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड जो फील्ड है उस फील्ड में एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। लेकिन जो हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो एनर्जी को लॉस तो कर सकती हैं लेकिन एनर्जी को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।